हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की प्रक्रिया टोटल किस तरह से होती है, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फीमेल होती है उसमें एक अलग तरह की साइकिल चलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और इसका जनन की प्रक्रिया में क्या रोल होता है। तो मादा या अन्य जो प्राइमेट्स होते हैं, जिसमें खास रूप से बंदर होते हैं, कपी और मनुष्य होते हैं, इन तीनों के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र की प्रक्रिया होती है और इस जनन चक्र को ही हम लोग आर्तव चक्र कहते हैं, या फिर इसी को सामान्य भाषा में मासिक धर्म या फिर माहवारी भी कहा जाता है। तो ये मासिक धर्म या माहवारी जो होती है, इसकी जो शुरुआत होती है प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। तो जब एक फीमेल 11 से 13 वर्ष की आयु उसकी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यह स्टार्ट हो जाती है। तो प्रथम ऋतुस्राव जो रजोधर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसकी जो शुरुआत होती है उसे हम लोग रजोदर्शन मेनॉर्क कहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल चाइल्ड में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है 11 से 13 वर्ष की आयु में अगर, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम लोग रजोदर्शन मेनॉर्क नाम देते हैं। स्त्रियों में यह जो आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो जनरली 28 से 29 दिनों का होता है। ज़रूरी नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की ही हो, अलग अलग फीमेल्स के अंदर ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों में ये टाइम ड्यूरेशन 22 दिनों का, 25 दिनों का, कुछ में 28 दिनों का और कुछ लोगों में ये 30 और 32 दिनों का भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में अगर एक एवरेज देखा जाए तो ये 28 से 29 दिन का ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है 28 से 29 दिन में ही होती है ज़्यादातर कंडीशन में। और ये 28 से 29 दिन के अंतराल में ये बार बार ये चक्र जो होता है वो दोहराया जाता है। इसीलिए इसलिए रजोधर्म या इस बीच की पूरी जो घटना होती है, इसे आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में, मतलब जब बीच वाली जो कंडीशन होती है, उसी टाइम पे अंडाणु उत्सर्जित होता है और इसी को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई फीमेल है और उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिनों की है, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पहले दिन से लेके जो 14वें दिन वाली कंडीशन होगी, तो जो बीच का जो 14वां दिन होगा, इसी में ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। तो 14 से 16 दिन की ये जो अवधि होती है, यहीं पे ज़्यादातर निषेचन की प्रक्रिया होने की संभावना होती है। तो अगर सेम टाइम पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन स्थमिक जंक्शन के अंदर हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ही ज़्यादा जो कंडीशन होती है इस डेट पे, वो प्रेगनेंसी की ज़्यादातर होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन 1 से अगर 30 दिन का है, तो ऐसी स्थिति में भी जो ओव्यूलेशन होगा वो 14वें से 16वें दिन के मध्य में ही होगा। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया 14वें दिन के बाद ही होगी, 14वें दिन से 16वें दिन के बीच में ही होगी, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिनों का हो, वो 22 दिन का हो, 30 दिन का हो, 32 दिन का हो या फिर 28 दिन का हो, उससे मतलब नहीं है। ओव्यूलेशन की क्रिया ये 14वें दिन ही होती है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में जब अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहलाती है। आर्तव चक्र की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, इन प्रमुख घटनाओं को हम लोग अभी ऊपर फिगर में देखेंगे, थियरी के बाद डिस्कस करते हैं उसको। आर्तव चक्र की जो शुरुआत होती है, शुरुआती जो आर्तव प्रावस्था होती है, इसमें रक्तस्राव होने लगता है। तो जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम लेयर होती है और कुछ
जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब जो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी oocytes होता है, जब वो फ्यूज नहीं करता है मेल गैमेट के साथ, स्पर्म सेल के साथ, तो ऐसी कंडीशन के कारण वो डिजनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है और वो थोड़ा ब्लीडिंग के साथ वो क्या करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। रक्तस्राव की जो ये टाइम ड्यूरेशन इसका जो होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है और ये जो कंडीशन होती है गर्भाशय से इस रक्तस्राव में खास रूप से जो कारण इसका हमने आपको बताया कि गर्भाशय की जो अंतः स्तर होती है इसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं और रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं इन दोनों के टूटने या फटने के कारण होती है। तो रक्तवाहिनियाँ ब्रेक कर जाती हैं, टूट जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं, साथ ही गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके नष्ट होने के कारण रक्तस्राव होता है। ये सारी कंडीशन हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स के बैलेंस पे डिपेंड करती है, उसे अभी हम फिगर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है खास रूप से फीमेल्स के अंदर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तरह से तरल रूप के रूप में जो लिक्विड की तरह मटेरियल स्रावित होता है, उसमें कुछ ब्लड होते हैं, साथ ही कुछ लिक्विड जैसे दूसरे तरल पदार्थ होते हैं जो योनि वेजाइना से बाहर की तरफ निकलते हैं। रजोधर्म तभी आता है जब अंडाणु मोचित या निषेचित नहीं हो पाता है। अगर जो फीमेल होती है उसमें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए और उसके 14वें से 16वें दिन के बीच में मतलब सेम टाइम पे अगर उसी टाइम पे जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाए अर्थात निषेचन की क्रिया हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो स्टॉप हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी स्त्री में अगर रजोधर्म अगर किसी तरह से अनुपस्थित हो जाए या फिर वो रुक जाए तो ये एक तरह से गर्भधारण का संकेत होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्थिति इसी कंडीशन में होती है। कभी कभी क्या होता है, तनाव वाली स्थिति होती है या स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तब भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रेगनेंसी के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो, उसकी अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकी प्रावस्था आती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी के बाद फॉलिकल स्टेज आती है। इस प्रावस्था के दौरान ही गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक वृद्धि करते हैं। तो जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वही वृद्धि करके सेकेंडरी फॉलिकल का रूप धारण कर लेता है। तो ये एक तरह का पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है। इसके साथ साथ जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के प्रचुरित भवन प्लोरीफरेशन के द्वारा गर्भाशय का जो अंतः स्तर होता है वह पुनः बनने लगता है, तो पुनः उत्पन्न हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय की ये परिवर्तन किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि। इसी को आप जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तथा अंडाशयी हार्मोन की जो मात्रा होती है उसका जो बैलेंस होता है ये अलग अलग लेवल पे सिक्रीट होता है, जिसके द्वारा ये सारे परिवर्तन फीमेल की बॉडी के अंदर होते रहते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान जो गोनेडोट्रोपिन LH और FSH हार्मोन होगा, जिसे ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH जो होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों क्या करते हैं? गोनेड्स को एक तरह से प्रमोट करने का काम करते हैं, उनको पूरी तरह से एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, विकसित करने का काम करते हैं। तो जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है, तो बाद में ये जो हार्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? हार्मोन्स लेवल एक तरह से बैलेंस होकर ये पुनः जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके बीच में ही ये पूरी तरह से उसे दोबारा मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो इसका लेवल होता है हार्मोन के सिक्रीशन का वो बढ़ने लगता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर पे
पहुंच जाते हैं। तो जब 14वां दिन होता है उसी टाइम पे जो LH हार्मोन्स होता है और जो FSH हार्मोन होता है, इसका जो सिक्रीटरी लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। और मध्य के दौरान इन दोनों हार्मोन्स के मध्य के दौरान जो होता है इनका जो सिक्रीशन होता है वो अधिकतम स्तर पे होता है। तो सबसे ज़्यादा सिक्रीशन 14वें दिन ही होता है। तो इसे LH सर्च कहा जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है जब इसका लेवल हार्मोन्स का ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन क्या कही जाती है? LH सर्च कहते हैं इसे। यह ग्राफी पुटक के फटने के लिए प्रेरित करता है। तो जो ग्राफी पुटक होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, उनके फटने को ये प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की क्रिया स्टार्ट करती है। तो ओव्यूलेशन की क्रिया जो स्टार्ट होती है वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हो पाती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है। उसके बाद क्या होता है? ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। तो जो अन्य दूसरे भाग होते हैं वो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साथ ही पीत पिंड की भारी मात्रा जो होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करने लगती है। इसी दौरान क्या होता है? गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक होता है। अभी यहाँ पे क्या होगा? सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। तो जब प्रेगनेंसी वाली कंडीशन आती है तो ऐसी स्थिति के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नेक्स्ट वाली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है या फिर उसमें जो हार्मोन्स का लेवल बढ़ता या घटता रहता है, ये सारी प्रक्रिया निषेचन के बाद, सगर्भता के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसलिए रजोधर्म नहीं आता है। तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसी कारण से वो बंद हो जाती है। तो पीत पिंड जो होता है उसका ह्रास होता है और अंतः स्तर का विखंडन होने लगता है। यदि निषेचन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जो पीत पिंड होगा वो डिजनरेट करने लगेगा और एंडोमेट्रियम भी क्या करेगा? ब्रेक होने लगेगा। फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग पुनः माहवारी नाम देते हैं। स्त्री में यह आर्ता चक्र जो होता है वो 50 वर्षों तक मैक्सिमम आता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो बंद होने वाली जो कंडीशन होती है उसे रजोनिवृत्त मीनोपॉज कहा जाता है। तो अगर आर्तव चक्र की शुरुआत होती है तो उसे रजोदर्शन मेनॉर्क, और अगर वो बंद होता है तो ऐसी स्थिति में उसे रजोनिवृत्ति मेनोपॉज कहा जाता है। ओके, अब इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की जो चक्रीय रजोधर्म में सामान्य जनन की जो सूचक की अवस्था होती है, इसी बीच में जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो अपने जैसी नई संतान को जन्म भी देने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निषेचन के पश्चात किस तरह से अंतरोपण की क्रिया होती है। तो आइए यहाँ पे हम ये सारा लेक्चर इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा NCERT की बुक में ये फिगर ऑलरेडी दिया गया है। ये अलग अलग कंडीशन को दर्शाने का काम कर रहा है। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH और तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये दो तरह के हार्मोन्स जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में सेक्रेट होते हैं। इनका आप देख पा रहे हैं, इनका जो लेवल है सबसे ज़्यादा ये 14वें दिन पे होता है। तो ये जो बीच की जो ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। साथ ही जब ओव्यूलेशन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो निषेचन अगर हो गया तो फिर से ये हार्मोन्स के जो स्तर होते हैं वो एक तरह से सामान्य हो जाएंगे, अदरवाइज फिर ये क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो जो LH हार्मोन होगा उसका लेवल सिक्रीशन का कम होने लगेगा। साथ ही जो FSH हार्मोन होगा उसका भी लेवल धीरे धीरे कम होगा, और जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी फिर से इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये अगली कंडीशन के लिए है। अब इसी टाइम पे जो अंडाशयी घटनाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो
प्राइमरी फॉलिकल होता है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है और इस तरह से परिपक्व होने के बाद 14वें दिन ये पूरी तरह से ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया करता है। बाद में ये वर्धनशील पीत पिंड के रूप में विकसित हो जाता है। इस तरह से ओव्यूलेशन के बाद ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। अगर निषेचन की क्रिया यहाँ पे हो गई 14वें दिन या जस्ट उसके 1-2 दिन बाद अगर निषेचन की क्रिया इसके साथ हो गई, स्पर्म से अगर मिल गया, तो ऐसी स्थिति में सगर्भता वाली कंडीशन आ जाएगी, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन आ जाएगी। अदरवाइज ये फिर से क्या करेंगे, ये डिजनरेट करने लगेंगे। जो पीत पिंड होंगे इनका ह्रास होने लगेगा, ये डिजनरेट करने लगेंगे और नष्ट होने के बाद पुनः जो है दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका अपना रोल होगा। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो मैंने जो पहले हार्मोन्स को समझाया उसमें अंडाशयी पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं। साथ ही 2 तरह के हार्मोन्स और भी रिलीज होते हैं जो अंडाशयी हार्मोन कहे जाते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं। गोनेडोट्रोपिन में LH और FSH है। तो अंडाशय से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसमें भी 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये शुरुआती दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है 3 से 5 दिनों तक की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन दोनों का लेवल सामान्य होता है। लेकिन जैसे जैसे ओव्यूलेशन वाली कंडीशन आती है, 14वें दिन वाली स्थिति आती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो 14वें दिन तक इसका लेवल सामान्य ही रहता है, बहुत कम मात्रा में इसका लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे ये सामान्य सी स्थिति रहती है। और जब ओव्यूलेशन के बाद की जो कंडीशन है आपको दिख रही है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, कम होने लगता है, और जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। पी तक वाली कंडीशन तक जो सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है वहाँ तक ये हार्मोन्स के लेवल इस तरह से इनमें परिवर्तन आते हैं। और जब सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होनी होती है तो ऐसी कंडीशन से पहले ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होगा उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे फिर ये डिक्रीज करना शुरू करेगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर इन दोनों का लेवल ऐसे सामान्य ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गर्भाशय में जब उस टाइम पे जब माहवारी वाली कंडीशन होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो शुरुआती दिनों में जब रजोधर्म स्टार्ट होता है तो 3 से 5 दिनों की जो कंडीशन होती है इसी में ब्लीडिंग वाली कंडीशन आती है, फिर ये बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, पहले दिन से ही काउंट करेंगे और 14वें दिन वाली जो कंडीशन होती है यहाँ पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। तो ओव्यूलेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। बाद में फिर अगर निषेचन की क्रिया हो गई तो ठीक है, अदरवाइज ये आप देख रहे हैं गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। और अगर निषेचन हो गया तो ऐसी स्थिति में सगर्भता वाली कंडीशन आ जाती है। अदरवाइज ये क्या करेगा कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पर ही फिर से ये एंडोमेट्रियम की लेयर ऐसे ब्रेक करने लगती है और दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन के लिए या किसी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।